एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th का थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये उसका पार्ट 2 है। लेट 19th सेंचुरी एंड लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइज। अब जो है पूरी दुनिया में ट्रेड और मार्केट लेट 19th सेंचुरी तक फैलने लगा था। ये सिर्फ ट्रेड ही नहीं था, बल्कि ये मतलब पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी जा रहा था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये जो प्रोसेस हम कर रहे थे, लेकिन इसकी मतलब एक डार्कर साइड भी है। देश के कई सारे पूरी दुनिया के कई सारे देशों में आपस में रिलेशनशिप नज़दीक हो रहे थे, और इससे कई लोगों की आज़ादी और जो जीवन शैली उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। और लेट 19th सेंचुरी में यूरोप की जीत के बाद उनकी सारे जीवन में इकोनॉमिकल, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस आए थे, जिसने जो कॉलोनियल सोसाइटी है उसने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक पर जिससे इम्पैक्ट डाला था। अफ्रीका के मैप को देखिए, आप इसमें पाएंगे कि कुछ देश ऐसे हैं उनकी जो बाउंड्री है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। ऐसा लगता है कि उनको स्केल से रखकर, मतलब स्केल रखकर खींची गई है। और ऐसा हुआ भी था जब यूरोपियन देशों ने अफ्रीका में जब कब्ज़ा किया था, तो उन्होंने आपस में बांटने के लिए मतलब इसी तरीके का सहारा लिया था। बिल्कुल ऐसी लाइन, बिल्कुल जो सीधी रेखा में आई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्केल रख के इनको डिवाइड किया गया है। और 1885 में जो यूरोपियन कंट्री हैं, जो बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, उनकी एक मीटिंग हुई थी बर्लिन में, इसी बात को लेकर कि अब अफ्रीका का पार्टीशन कैसे किया जाए। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये बिल्कुल सीधी रेखा में लाइन है, जब अगर अभी और देखेंगे तो और बिल्कुल सीधी लाइनें हैं। लेट 19th सेंचुरी तक ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना जो दायरा है, अपना जो एरिया है, वो थोड़ा बढ़ा लिया, मतलब और कब्ज़ा कर लिया। बेल्जियम और जर्मनी तब तक एक न्यू पावर के रूप में आए थे। और 1890 तक स्पेन ने जिन जिन देशों पे कब्ज़ा करके रखा था, जो जो एरिया, तब उन पर यूएस ने कब्ज़ा करके यूएस ने कब्ज़ा करके वो भी एक कॉलोनियल पावर के रूप में पेश हुआ था। अब देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म से इकोनॉमिक और लाइवलीहुड, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था पे और उनकी जीवन शैली पर क्या क्या प्रभाव पड़े थे। रेंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। 1890 में अफ्रीका में एक जानवरों में जो बीमारी फैल गई, एक महामारी टाइप में, जिसका नाम था रेंडर पेस्ट नाम का। इस बीमारी ने वहाँ के अफ्रीकन लोगों पर, उनकी जीवन शैली पर और उनकी लोकल इकोनॉमिक पर क्या क्या इम्पेक्ट डाला। ये उसका मतलब का एक अच्छा एग्जाम्पल था कि मतलब जो यूरोपियन पावर है वो पूरी दुनिया भर में फैल रही थी, तो इसको ब्रेक करने के लिए एक अच्छा था। ये जो डिसीज़ जानवरों में फैली थी, इसने उनकी जीवन में क्या रीशेप्ट करा, इससे हज़ारों लोगों की जीवन बदला। और इस बीमारी से जो दुनिया भर में अफ्रीका का जो रिलेशन था उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, मतलब अफ्रीका में बहुत सारी ज़मीनें थीं और वहाँ की पॉपुलेशन कम थी। वहाँ पर ज़मीनें बहुत ज़्यादा थीं और जानवर भी बहुत ज़्यादा थे। और अ, अफ्रीका में काम करके पैसे कमाने का ट्रेंड था ही नहीं, बहुत कम ही था। और लेट 19th सेंचुरी तक बहुत ऐसे मार्केट में से बहुत कम ही सामान था जिनको पैसे से मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसे के थ्रू खरीदा जा सकता था। इसमें एग्जांपल दिया, अगर आप अफ्रीकन होते तो आपके पास ना पैसे, ज़मीन की कमी होती, ना जानवरों की कमी होती। तो ये दोनों वहाँ पर सफिशेंट हैं। तो पैसे के लिए जॉब करने के बारे में मतलब सोचते क्या। लेट 19th सेंचुरी तक यूरोपियन काफ़ी अट्रैक्ट हुए अफ्रीका का लैंड और मिनरल देख के, वहाँ का जो खनिज भंडार देख के यूरोपियन काफ़ी अट्रैक्ट हुए। जब यूरोपियन अफ्रीका आए तो उन्होंने प्लांटेशन और माइंस लगाए अफ्रीका में, ताकि इन सारे जो खनिज भंडार है, जो भी सामान है, उसको यूरोप भेजा जा सके। लेकिन समस्या ये थी लेबर की। लेकिन वहाँ के जो लोग बाग हैं,
वेजे मतलब वो पैसे मतलब सैलरी पर काम ही नहीं करते थे, ये समस्या थी, तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो गई। अंग्रेज़ों ने कई सारे हथकंडे अपनाए, मतलब बहुत सारी मेहनत करी कि अफ्रीकन लोगों को, आम लोगों को, उनको रिक्रूट किया जाए फैक्ट्री में और जो मिनरल्स वगैरह की माइंस होती हैं उनमें। लेकिन समस्या ये थी कि अफ्रीकन लोग तो पैसों के लिए काम ही नहीं करते थे। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया कि उन्होंने टैक्स इम्पोज़ कर दिया, मतलब टैक्स लगा दिया अफ्रीकन लोगों पर। और वो टैक्स तभी पे हो सकता था जब वो माइंस में काम करते थे। और इससे उन्होंने कानून में भी फेरबदल की, कानून लाए थे एक नया। और उस कानून के थ्रू ये बात रखी गई थी कि फैमिली के अब एक ही सदस्य को ज़मीन मिलेगी और बाकी के सदस्य जो हैं वो लेबर, मतलब एज माइंस में काम करेंगे। और इसके साथ साथ ना ही वो फ्रीली कहीं यहाँ वहाँ घूम घूम भी नहीं सकते। इतने में क्या हुआ, रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी आ गई अफ्रीका में। रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी 1880 में आई थी। ये बीमारी आई कैसे थी? जो ब्रिटिश हैं, मतलब जो इटालियन सोल्जर का पेट भरने के लिए ये जो जानवर हैं एशिया से अफ्रीका लाए जाते थे, उनको उनको पेट भरने के लिए, ये बीमारी उन्हीं जानवरों से आई थी। और ये बीमारी अफ्रीका आते से ही आग की तरफ फैल गई थी चारों तरफ। और 5 साल तक तो इसने लगभग लगभग 90% जानवरों को मार दिया था। अफ्रीका के 90% जानवरों को इस बीमारी ने मार दिया था। अफ्रीका में जब जानवर धीरे धीरे करके खत्म होने लगे, तो उनकी जीवन शैली पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। लेकिन जो अफ्रीकन लोग हैं वो तो इन्हीं पर डिपेंड थे, जानवरों पर। इससे जो प्लांटर है, माइन ओनर है, गवर्नमेंट है, उनको काफ़ी खुशी खुशी हुई थी, क्योंकि अब उन्हें इनको लेबर बनाने में आसानी होगी। और ये एक अंग्रेज़ों के लिए एक अच्छा मौका था, ब्रिटिश के लिए, और क्यों अफ्रीका पर कब्ज़ा करने के लिए। और वहाँ के जो आम लोग हैं, जो ज़मीन पर और जानवरों पर डिपेंड रहा करते थे, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए अच्छा मौका था। और ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जहाँ वेस्टर्न कंट्री हैं, पूरी दुनिया भर में फैली, उन्होंने ना जाने कितने देशों को अपना गुलाम बनाया। 19वीं सेंचुरी में ऐसी और भी कहानियाँ हैं। इंडेंटेड लेबर फ्रॉम इंडिया। इंडेंटेड लेबर का मतलब होता है कि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने जहाँ जिन 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 देशों पर कब्ज़ा करके रखा था, अगर उन देशों के किसी देश में लेबर की कमी पड़ती थी, तो यहाँ से लेबर उठा के वहाँ पहुँचा दिया जाता था। तो इसको कहते थे इंडेंटेड लेबर। इंडेंटेड लेबर के दो साइड्स थे पूरी दुनिया भर में। मतलब एक जगह फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, दूसरी जगह माइजरी आ रही थी। मतलब फास्ट ग्रोथ किसकी हो रही थी? अंग्रेज़ों की। वो गरीबी कहाँ आ रही थी? इंडिया में। किसी को हाई इनकम मिल रही थी, तो किसी को बदले में पॉवर्टी मिल रही थी। हाई इनकम किसको मिल रही थी? अंग्रेज़ों को। और पॉवर्टी किसको मिल रही थी? जो भाई जिस व्यक्ति के मतलब यहाँ यहाँ जिस व्यक्ति को यहाँ से उठाकर, किसी घर में एक या दो ही सदस्य हैं, उनको उठाकर दूसरी देश में ले गए, अब वो तो उसके घर में गरीबी आ जाएगी। तो किसी को प्रॉस्पेरिटी मिल रही थी, किसी को गरीबी मिल रही थी। और कहीं टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, मतलब ब्रिटिश के लिए तो एडवांस, अपने उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही थी, उनके काम में लेबर मिल रहे थे, काम हो रहा था। और कहीं पर कोर्ट्स इन अदर, मतलब कुछ लोग उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे, जो इंडियंस थे वो उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे। 19वीं सेंचुरी तक ब्रिटिश जो है कई सारे इंडियंस, मतलब हज़ारों इंडियंस और हज़ारों चाइनीज़ लेबरों को ले जाती थी, क्योंकि प्लांटेशंस के लिए, माइंस के लिए, और जो रोड और जो रेलवे बनते हैं उनके लिए, दुनिया भर में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा करके रखा था वहाँ वहाँ पर। और जो स्पेशली इंडियन जो हैं उनको खेती बाड़ी के लिए, प्लांटेशन के लिए ले जाया जाती थी। और उनसे प्रॉमिस किया करती थी, यदि वो 5 साल तक अपने जहाँ पर ले जाया जा रहा है वो 5 साल तक काम करते हैं, 5 साल के बाद उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उन्हें भैया घर वापस जाने दें। जो इंडेंटेड लेबर हैं वो कहाँ कहाँ से आते थे? अभी प्रेजेंट टाइम में यूपी के, बिहार के, जो सेंट्रल इंडिया के रीजन है, और जितने भी ड्राई डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु के, यहाँ सबसे इंडेंटेड लेबर को ले जाया जाता था दूसरे देश में।
और मिड 19 सेंचुरी में कई सारे बदलाव आए। कॉटेज इंडस्ट्री लॉस में गई, और जो ज़मीनों के दाम है वो बढ़ने लगे, और ज़मीनों को साफ़ किया गया माइंस के लिए और प्लांटेशन के लिए। ये जो काम हो रहा था ये, और इससे इससे इन गरीबों के जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। वो अपना रेंट चुकाने में कैपेबल नहीं थे, जिसके कारण वो मजबूर हो गए दे अपनी जो जहाँ रहते थे अपना गांव और अपना स्टेट छोड़कर दूसरी जगह पर। इंडिया के जो इंडेंटेड लेबर थे, बेसिकली वो जाते कहाँ कहाँ थे। यहाँ से उन्हें कैरिबियन आइलैंड ले जाया जाता था, जहाँ जहाँ ट्रिनिडेड, ग्युआन और सुरीनामा, मॉरिशस और फिजी, और जो तमिल के हैं वो केलोन और मलाया जाते थे। और कई सारे इंट्रूडर वर्कर को उन्हें आसाम में भी ले जाया जाता था टी प्लांटेशन के लिए। वर्कर की रिक्रूटमेंट का काम जो है वो एजेंट को मिलता था। एजेंट को इसके लिए कमीशन भी मिलता था। कई सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी जीवन शैली से, मतलब अपनी गरीबी से, और गाँव में जो उनके साथ जो उन पे दबाव बनाया जा रहा है, ओप्रेस दमनकारी जो कानून है, उससे परेशान होकर वहाँ से वो निकलना चाहते थे। और कई बार तो ऐसा होता है जो एजेंट है उनको फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया करते थे कि उनको जाना कहाँ है, उनका मोड ऑफ़ ट्रैवल कैसे जाना है, काम का नेचर क्या होगा, वर्क कंडीशन क्या होगी, मतलब उनको सही जानकारी भी नहीं देते थे एजेंट। उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि जाना क मतलब यहाँ तक कि समुद्री रास्ते से जाना है। कई बार एजेंट उन वर्करों को ज़बरदस्ती भी ले जाया करते थे। 19वीं सेंचुरी में एक नए प्रकार की स्लेवरी सिस्टम था, और प्लांटेशन और जो भी लेबर थे, जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जैसा पाया कि यार हमने जैसा इमेजिन किया था यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। और उनके पास बस कहने भर को मतलब फ्यू लीगल राइट्स थे, मतलब बस कुछ ही उनके पास अधिकार थे, मतलब उनके पास अपने ह्यूमन राइट्स वाले राइट्स भी नहीं थे मज़दूरों के पास। बहुत से वर्कर ने अपने लिए सर्वाइव करने का एक अलग ही रास्ता ढूंढ लिया। कुछ ऐसे थे जो जंगल में भाग गए, लेकिन वो पकड़े जाने पर उन्हें पनिशमेंट भी मिलती थी। कुछ ऐसे थे उन्होंने अपनी जीवन शैली के लिए कुछ इंडिविजुअल और कुछ कलेक्टिव, कुछ जो कल्चर था वो अपने न्यू न्यू कल्चर, मतलब जो एक पुराना था और एक नया कल्चर को अपना लिए, जिसमें एक ट्रीडेंट नाम का एक सालाना मुहर्रम होता था, जिसमें से कई सारे कई सारे रिलीजन्स के जो लेबर हैं, वर्कर हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। और ऐसे ही प्रोटेस्ट रीज़न होता था, जिसे राष्ट्रीय फेरनिज़्म कहते थे, जिसमें इंडिया के माइग्रेंट थे, जिसमें सोशल और कल्चरल मिक्स होता था, जो कि कैरिबियन में। और जो एक चटनी म्यूज़िक था, जो कि फ़ेमस म्यूज़िक था, पॉपुलर म्यूज़िक था, जो ट्राइडेंट और ग्याना का, जिसमें कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक वगैरह होता था। और इसमें ऐसा होता था, जो सारे जो लेबर लोग हैं इसमें जब आते थे, तो वो एक प्रकार से मिक्स्ड कल्चर में आ जाते थे, और जो अपना ओरिजिनल कल्चर है वो मतलब उसमें खो जाते थे, और एक नया कल्चर ही क्रिएट हो जाता था। ज़्यादातर वर्करों को उनका टाइम समाप्त होने के बाद, मतलब वो कहा जाता था कि 5 साल के बाद वो अपने घर जा सकते थे, या इतने साल के बाद वो अपने घर जा सकते थे, बट उनको नहीं जाने दिए। जो कुछ भी गए उनको, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए गए। और ऐसे ही चलता रहा था। और इसीलिए इंडियंस की जो पॉपुलेशन है बाकी देशों में भी बढ़ने बढ़ने लगी थी। आप लोगों ने नोबेल प्राइज़ विनर राइटर का नाम सुना होगा, जिनका नाम है वीएस नायपॉल। और आप लोगों ने कभी जो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं जैसे शिव नारायण, राम नरेश, इनको सुनकर ऐसा लगता है कि ये इंडियन नाम हैं, लेकिन ये उन्हीं के वंशज हैं जो इंडेंटेड लेबर जो इंडिया से गए थे, ये उन्हीं के वंशज हैं। 1900 के टाइम पे जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे, जो स्वतंत्रताकारी थे, उनके लीडर थे, उन्होंने इस सिस्टम को अबॉलिश करा। उनके नज़रों में ये बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव और बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और फाइनली इसको 1921 में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कई सालों तक
मतलब इंडियन इंडेंटेड वर्कर के जो वंशज हैं वो वहीं वहीं पर रहते थे, और उन्हें कूली की तरह बर्ताव किया जाता था। कूली की तरह बर्ताव मतलब होता है कि सामान वामान ढोने के लिए उनको यूज़ किया जाता था। नैपोल ने जो नॉवल लिखी है उसमें इस बारे में उन्होंने ज़िक्र भी किया है। इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड। अब फूड उगाने के लिए और क्रॉप्स उगाने के लिए वर्ल्ड मार्केट में पैसों की ज़रूरत तो पड़ती थी। ले और जो बड़े बड़े किसान थे वो तो उनके लिए तो बैंक थी, उनके मार्केट था पूरा। मतलब वो अपने घर को दिखाकर, घर के प्रॉपर्टी दिखाकर, ज़मीन की कागज़ दिखाकर वो उनको लोन ले सकते थे। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके लिए क्या ऑप्शन था? एंट्री द इंडियन बैंकर का मतलब होता है जो सेठ साहूकार लोग होते हैं, अब उनका काम चालू होता है यहाँ से। शिकारपुरी और नट्टू कोटी के बारे में सुना होगा। ये वही लोग हैं जो किसानों को पैसा देते थे उधार पे। कैसे देते थे? ये यूरोपियन बैंक से लोन लेते थे और वो किसानों को देते थे। और मतलब इन्होंने अपनी सिस्टम ऐसा क्रिएट कर लिया था। मतलब एक बैंक का सिस्टम होता है हर प्रकार से कि भैया बैंक किसको लोन देती, कैसे कैसे लोन देती, क्या गिरवी रखती है। उसी तरीके से इन्होंने अपना ही एक सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लिया था। मतलब इनकी एक खुद की बैंक थी, ऐसा समझ सकते हैं। जब यूरोपियन अफ्रीका पहुँचे तो उनके साथ साथ इंडियन ट्रेडर भी वहाँ पर पहुँच गए थे। जैसे कि हैदराबादी सिंधी, वो वहाँ पर जाकर मतलब यूरोपियन से भी ज़्यादा स्पीड में काम करने लगे थे। 1880 के दशक तक इन्होंने दुनिया भर में अपना एम्पोरियल खोल खोल लिया था, जहाँ पर लोकल चीज़ें और दुनिया भर की जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं वो मिलती थी। क्योंकि अब इनके लिए बिज़नेस करना थोड़ा सा आसान हो गया था, सही हो गया था, क्योंकि आने जाने की सुविधा कराने के लिए शिप थे, और ट्रांसपोर्टेशन में अब कोई दिक्कत नहीं आती थी। इंडियन ट्रेड कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। इंडिया में जो फाइन कॉटन जो प्रोड्यूस होता था उसको यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, मतलब जब इंडस्ट्री वगैरह आ गई ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में भी मतलब कपड़े की किसी प्रकार की कमी नहीं रही। तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये फोर्स करा कि भैया अब जो है, अब आयात कम करो, मतलब जो इम्पोर्ट होता है बाहर के देशों से उसको कम करो। तो वहाँ के लोगों ने टैक्स वैक्स वगैरह लगा दिए, और उसके बाद इंडिया से जो माल जाता था उसकी जो धीरे धीरे रेशो उसका कम होने लगा। अर्ली 19वीं सेंचुरी से ही ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो जो अपने लिए दुनिया भर में मार्केट देखने लगे कपड़े के लिए। मतलब हर कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी देश होता है, हर व्यक्ति चाहता है उसका बिज़नेस बढ़े। तो वैसे ही ब्रिटिश भी चाहता था अपने उसका जो कपड़ा है दुनिया भर में फैले। लेकिन टैक्स वगैरह के कारण कारण वो आउट हो गया मार्केट से। और लेकिन इंडिया को भी जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन का सामना करना पड़ता था। अगर हम इस पर रिसर्च करें, थोड़ी सी स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि कॉटन का जो लगातार गिरावट ही आई, कॉटन के टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट होता था उसमें लगातार गिरावट आई है। सन 1800 में 30% एक्सपोर्ट था, जो घटकर 1815 तक 15% रह गया, और 1870 तक ये सिर्फ 3% ही रह गया। मतलब लगातार कंटिन्यू गिरावट ही आई है इसमें। तो इंडिया ने फिर क्या एक्सपोर्ट करा? अब यहाँ यहाँ से भी कहानी चेंज होती है। जैसे कि हमें पता है कि कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे घटता जा रहा था। इसी के साथ जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ता जा रहा था। 1812 से लेकर 1871 तक हम देखें, रॉ मटेरियल जो था वो 5% से बढ़कर 35% हो गया था। मतलब अब जो कपड़ा है वो उसका जो रेशो है वो कम हो गया था, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उसने मार्केट पकड़ लिया था। इसी के साथ जो इंडिगो इंडिगो मतलब होता है नील, इंडिगो ने भी उस टाइम पर मार्केट में तेज़ी ले आई थी, और वो भी बढ़ने लगा था। और 1820 तक इंडिया इंडिया में अफ़ीम, मतलब जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में अफ़ीम बोते थे और उसको चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, चाइना को बेचते थे। और उसके बदले में जो इंडिया को पैसा मिलता था वो
उससे उल्टा चाइना से ही चाय खरीद लेते थे और कुछ सामान और खरीद लेते थे। 19 सेंचुरी में इंडिया में ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब ब्रिटिश का जो सामान होता है, उनकी मान लो इंडिया में बाढ़ सी आ गई थी। और इंडिया से भी जो फूड ग्रेन से रॉ मटेरियल है, इंडिया से ब्रिटेन जाता था और सारे दुनिया भर देश में जाता था। अंग्रेज से ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन से जो इंडिया सामान आता था वो महंगा होता था, और इंडिया से जो सामान जाता था वो सस्ता होता था। मतलब अंग्रेज़ लोग हमें महंगे में सामान बेचते थे और अपना सामान, इंडिया का सामान सस्ते में खरीदते थे। इससे क्या होता था, ब्रिटेन का जो बिजनेस है, उनका ट्रेड है, हमेशा सरप्लस में रहता था। सरप्लस मतलब होता है हमेशा फ़ायदे में रहता था। ऐसे ही अगर वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इससे क्या होता था, कोई ब्रांड है, कोई देश है, हर पूरे देश से बिजनेस कर रहा है। अगर किसी देश से लॉस होता है तो उसकी रिकवरी इंडिया के थ्रू कर लेते थे ब्रिटेन के लोग। और इस तरीके से ब्रिटेन बैलेंस कर लेता था, और इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। ये जो सिस्टम था, लेट 19 सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक में अपना कंट्रीब्यूशन इंडिया ने दिया था। ब्रिटेन से जो सरप्लस पैसा था वो किस किस काम आता था, वो यहाँ के खर्चों के काम आता था। और जो अंग्रेज़ लोग हैं वो जो पैसा है उसको अपने घर भेज देते थे। और इसी के साथ साथ उनकी पेंशन वगैरह का भी काम इसी से चलता था।